सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 11.3 का आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 11.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले हमारा और भी प्रश्नावली को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। पिछले अध्यायों के वीडियो को भी देख सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह से आगे भी आपको टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नों की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज में समरूपता। आकृतियों की समरूपता हम समझ रहे हैं। जनरली क्या होता है, लोग त्रिभुज त्रिभुज समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो बुक में दिया है उसमें समांतर चतुर्भुज में भी क्या देखना है, हमें समरूपता देखनी है। अब वो कैसे देखेंगे, क्या क्या नियम है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज में समरूपता। अब ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है, चलिए ये हमारा जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, मतलब बढ़ाने पर भी एक दूसरे को ना काटे, ये हमारी होती है समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे खासियत और गुण होते हैं। अब इसमें 2-3 प्रमेय है, मैं एक एक प्रमेय को स्पष्ट करना चाहूंगा। ठीक है, प्रमेय कहता है मेरे पास, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलिए इस समांतर चतुर्भुज को मैं ले लेता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है। नियम क्या कह रहा है आपको समझना पड़ेगा। ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज है और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। ठीक है, यदि मैं इसको ले लेता हूं ABCD, और इसको ले लेता हूं मैं PQRS। क्लियर हो गया। यदि मेरा समांतर चतुर्भुज के जो संगत कोण बराबर हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है, संगत का मतलब है यहाँ का कोई एक कोण इधर के कोई एक कोण के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के, ये तीसरा। समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते ही हैं। लेकिन जैसा अब दिया हुआ है उस हिसाब से बता देता हूँ। ये चौथा वाला 1 2 3 और ये 4, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे को जो दिया गया है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर R और कोण D बराबर कोण S। अगर ये दिया गया है तब हमें ये पता चलेगा कि AB का अनुपात
पी क्यू के साथ पी सी का अनुपात क्यू आर के साथ और सी डी का अनुपात आर एस के साथ और ए डी का अनुपात पी एस के साथ, ये सारे अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमारा नियम है और इसी नियम का हम प्रश्नावली के प्रश्नों में रूल को लगाएंगे, नियम को लगाएंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए तो फिर मैं बढ़ता हूं अगले के लिए। ठीक, हमारा अगला प्रमेय या नियम क्या कहता है? यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजाएं समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो वे समांतर चतुर्भुज क्या होंगे? समरूप होंगे। चलिए फिर से वही बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यदि मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है और एक और समांतर चतुर्भुज है और इस प्रकार है कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस, यहां पर दिया हुआ है कोण ए दिया गया है कि कोण ए इधर कोण पी के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है और कोण डी है क्या? वो हमारा इधर एस के बराबर है। साथ ही साथ एवं जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है। ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, पी सी का अनुपात क्यू आर के साथ और सी डी का अनुपात आर एस के साथ और ए डी का अनुपात एस पी के साथ यदि ऐसा दिया गया है तब समांतर चतुर्भुज मेरा ए बी सी डी समरूप, ये चिन्ह है ना? ऐसा लहरा रहा है नहीं, ये समरूप का चिन्ह है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये हमारी नियम है। क्लियर हो गया बात? अब उसके बाद एक और नियम में आ जाते हैं। अगला नियम है हमारा, यहाँ पर छोटा सा है, ये दिया था केवल बुक में। यदि हमारे पास कोई दो समांतर चतुर्भुज है ठीक है, हमारे पास कोई दो समांतर चतुर्भुज है। चलिए एक मिनट, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो है आपको समझना पड़ेगा। बोल रहा है यहाँ पर दो की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जरूरत पड़ेगी। बोल रहा है मेरे पास यदि कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं इसे एबीसीडी, बोल रहा है दो समरूप बहुभुज के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के और स्केल गुणांक के बराबर होता है। चलिए एक और लेना पड़ेगा, तो छोटा ले लेते हैं इस बार, पी क्यू आर एस ले लेते हैं। यदि ये दोनों समरूप हैं, ध्यान से सुन लो, पहले से समरूप हैं अर्थात इनके संगत कोण बराबर हैं। समरूप होने का दो अर्थ है, संगत कोण बराबर, यदि कोई चीज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा,
क्या रहेगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यदि दो लोग समरूप होंगे ना तो ये दोनों होना पड़ेगा, संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा का बराबर नहीं, अनुपात बराबर होंगे। मतलब आपको दिया गया है, समरूप दे दिया गया, मतलब ये दोनों ऑलरेडी दे दिया गया है। इसका मतलब मेरे पास कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण आर बराबर है कोण एस, सॉरी कोण सी बराबर है कोण आर के। चलिए, कोण सी मेरा बराबर है कोण आर के, ये रहा आर, और कोण डी बराबर है मेरा कोण एस के। चार लकीर लगाया हूं, मतलब ये चार के बराबर है। एवं मेरा ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ, फिर सी डी का अनुपात आर एस के साथ, और ए डी का अनुपात इसके साथ पी एस के साथ बराबर है। तो इसका जो परिमाप का अनुपात, परिमाप इसका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बटे परिमाप समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इसके बराबर होगा। ये भुजा के अनुपात जो है उसी के बराबर हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, पी सी बटा क्यू आर, सी डी बटा आर एस, और ए डी बटा पी एस। अब ये कैसे होगा, इसको मैं सिद्ध करके बताता हूं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग के मान लिए, मतलब ये जो सब दिया गया बराबर उसको के मान लिए, तो यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे, ए बी बराबर पी क्यू के। ठीक है, चलिए फिर मेरे पास बी सी बराबर, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये दो सब इसके बराबर है, ये पहला वाला भी इसके बराबर है, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, और चौथा भी। तो यहाँ के साथ गुणा होगा, और ये आ जाएगा मेरा क्यू आर गुणित के, फिर सी डी किसके बराबर हो जाएगा, आर एस गुणित के, और ए डी किसके बराबर हो जाएगा, मेरा पी एस गुणित के, ये होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हमको इसके बराबर सिद्ध करना है। चलिए लिखते हैं परिमाप, एबीसीडी का परिमाप माने, यहां से लेता हूं मैं, एबीसीडी का परिमाप माने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बटे में, ठीक है, बटे में देख लो क्या लिखा है, क्लियर है, यहाँ ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है देख लो। यहाँ पर हमारे पास है, अब क्या आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। क्लियर हो गया बात। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करो ए बी को, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं नया डिजाइन में, पी क्यू गुणित के प्लस क्यू आर गुणित के प्लस क्या, आर एस गुणित के प्लस क्या, पी एस गुणित के, बटे में क्या रहेगा आपका, पी क्यू धन क्यू आर धन आर एस धन पी एस। अब देखो सब में कॉमन है के, है ना, क्या क्या बचेगा आपका, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, बटे में क्या रहेगा आपके पास,
वही पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, और ये इससे कट जाएगा, खाली क्या बचेगा आपका, के बचेगा। और इसका मतलब ये जो परिमाप का अनुपात है वो किसके बराबर आ रहा है, के। लेकिन के बराबर तो ये सब लोग हैं, मतलब इसका मतलब जो परिमाप का अनुपात है ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, सी डी बटा आर एस और ए डी बटा पी एस के क्या होगा, बराबर निश्चित रूप से हो जाएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जो उनके परिमाप का अनुपात है वही भुजा का अनुपात रहेगा। समझ रहे बात को? चलिए तो बढ़ते हैं आप प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। ये जो हमने नियम समझाया इसी नियम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए ये रहा प्रश्नावली 11.3। ठीक है, प्रश्नावली 11.3 हमारे पास आ चुका है। अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को हमको बनाना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर चित्र तो मैं पहले से बना दिया हूं, लेकिन उसका नामकरण नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पर उसका नामकरण करेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका मैं नाम बता दे रहा हूं। चलिए एक मिनट। हाँ, इसका जो नाम दिया गया है वो हमारा नाम है बहुभुज दिया है। नाम तो ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कौन किसके बराबर है ये देखना। दिए गए चित्र में बहुभुज पहले से बता दिया है, समरूप है, मतलब हमारा दूसरा वाला का नियम लगेगा। तो दूसरा वाला नियम क्या है, ये दूसरा वाला नियम बताया ना, यदि ठीक है पहले से हमको समरूप दे दिया गया है अर्थात ये वाला एक, तो जो उसके परिमाप हैं और भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चलिए इसको हम लगाएंगे। पहला क्या दिया गया देख लो, दिए गए चित्र में ये जो मेरा चित्र है इसमें जो पहला चित्र है उसका नामकरण करके बताता हूं, ओ पी एल एम एन। ठीक, यहां से एल चालू होगा, एल एम एन ओ पी। ठीक है, दूसरे चित्र का नाम है ए बी सी डी और ई। ठीक है, समरूप का मतलब होता है कि जैसे दिखना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब इसको देख के बताना है ये दोनों समरूप है, बोल रहा है पहले से। ठीक, तो समरूप है तो यहाँ पर ओपी, ओपी कहाँ पर आया है, इधर ओपी, तो इसके यहाँ पर और कुछ कुछ मान भी दिया है, ये 2 3 3.4, ये 3.4 दिया है, ये दिया है 2, ये दिया है 3 और इधर दिया है 6 और इधर दिया है 110। ठीक, ये दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 90-90, भले दिख नहीं रहा है लेकिन बना हुआ है वो। ठीक है, चलिए अब हमको बताना है, अब देखो ये दोनों समरूप है तो पहला को हल करके दिखाते हैं। तो लिखना है बहुभुज कौन सा, एल एम एन ओ पी, समरूप है बहुभुज इसके ए बी सी डी और ई के। अतः यहाँ का देखो ओपी है ना, अंतिम अंतिम तरफ आया तो इधर का अंतिम में कौन है, डी। तब ओपी मेरा बराबर हो जाएगा किसके, डी के। समरूपता नियम से जो जैसा क्रम में रहेगा वो उसी के बराबर रहेगा।
अब ओपी निकालना है, लेकिन डी दिया है 3.4, अतः मेरा ओपी बराबर हो जाएगा 3.4। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा को देखो, ई ए कहाँ है, ई ए, ये ई ए, ये किसके, देखो यहाँ ई और ए, ये लास्ट में है पहले में है, तो लास्ट में पी और पहले में एल, तो सेम यही लिखना है, ये इसके समरूप है बोल के, तब ये सेम लिखाएगा ऐसे ही। इसका मतलब मेरे पास ये निकालना है मेरे को, तो इधर का ई ए को देखोगे तो अंतिम और पहला, तो इधर के अंतिम और पहला में कौन है, पी और एल, तो जो जैसा क्रम में रहेगा उसको उसी में देखना है। अतः ई ए बराबर पीएल, और यहाँ पीएल कितना दिया है देख लो, 2। क्लियर हो गया बात। लेकिन यहाँ पे अब हमारा मिस्टेक हो गया है, यही गलती होती है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो दोनों में दिया गया है, यहाँ का देखो पहला दूसरा एलएम, वो बटा करो, इधर पहला दूसरा में कौन है, ए बी, कितना आ गया मेरे पास, 3/6, जिसका मान होता है 1/2। ठीक, मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो मेरा एलएम वाला है पहला में, अगर कोई राशि 1 है तो वही एबीसीडी वाले में उसकी दुगनी दिखेगी। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो अनुपात है सबके लिए बराबर रहेगा, मतलब एलएम का अनुपात, ध्यान से देखो, एलएम का अनुपात इसके साथ ए बी, फिर हमारा एम एन का अनुपात इसके साथ बी सी, और एन ओ का अनुपात डी डी, और ओपी का अनुपात डी ई, और पीएल का अनुपात इसके साथ ई ए, सब एक दूसरे के बराबर रहेंगे और 1/2 आएगा, सब बराबर रहेंगे जितना पहले का है, क्योंकि ये दोनों समरूप दिया गया है, देख लो दोनों क्या दिया हुआ है, समरूप। तब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देख लो, ये जो ओपी है ना, अगर डी इधर जाएगा, ध्यान से देख लो, डी अगर इधर जाएगा डी, तो क्या हो जाएगा, डी के बटे में आएगा 2। ठीक है, डी इधर जाएगा, देख लो ऊपर जाएगा तो D/2 हो जाएगा। यहां से बोल रहा हूं मैं, ये देखो, ये ओपी और डी को देखो, तो ये D/2 हो जाएगा, बटे में 2 आएगा, और ये आ जाएगा 1.7। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान से सुनेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर इसका किसका निकालना है, ई ए और पीएल, ई ए और पीएल, तो ई ए और पीएल में जो अनुपात है ये है मेरा 1/2 का, यहां से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, कितने का अनुपात है, 1/2 का। ठीक, तो मेरे को फिर वही चाहिए, क्लियर हो गया, आपको ई ए चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ई ए नीचे है, पीएल ऊपर है, यहाँ नीचे में 2 है, ऊपर में कौन है, 1 है, तो उल्टा लिखाएगा, तो ये 1/2 नहीं लिखाएगा, अब 2/1 लिखाएगा, क्योंकि इधर उल्टा है, तो इधर भी क्या रहेगा आपका, उल्टा चलेगा। ठीक, तो चलिए इसको मैं लिखता हूं 2:1, मतलब अगर आपको ई ए चाहिए तो ये पीएल 2 के साथ गुणा होगा, 2 गुणित पीएल, और पीएल का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 ने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा देखो, ये दूसरा था हमारा, तीसरा देखो, कोण ओपीएल
ठीक है, ध्यान से देखो, बीच में जो आ रहा है उसी को देखना है। पी ओ पी एल कहाँ है? ओ पी एल, ठीक है। तो ओ के बाद पी के बाद एल, मतलब सेकेंड लास्ट, लास्ट और पहला। तो सेकेंड लास्ट यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर बहुभुज ये इसके समरूप है। तब यहाँ पर देखो ओ पी एल, कोण ओ पी एल बराबर है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? सेकेंड लास्ट, फिर लास्ट, फिर पहला। तो इधर भी वैसे लेना है, सेकेंड लास्ट, लास्ट और पहला, मतलब डी ई ए हो जाएगा। कोण डी ए और ए, और डी ई ए कहाँ दिया है? देखो डी ई ए कितना दिया है? 110। तो हमारा ओपीएल भी, कोण ओपीएल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। जो जैसा दिया है उसके हिसाब से लिखोगे आप। चौथा देखो, कोण एल एम एन, कोण एल एम एन, ठीक है, ये निकालना है। तो चलिए वही लिखोगे, दोनों बहुभुज क्या है? समरूप है। तब हमको समझना है एल एम एन को, कोण एल एम एन। अब आपका एल एम एन कैसा आ रहा है वो देखो। चलिए मैं थोड़ा मिटाता हूँ, सभी में लकीर लग गया है तो पता नहीं चल रहा है। एल कहाँ है? पहला। एम कहाँ है? दूसरा। एन कहाँ है? तीसरा। तो इधर भी वैसी उसी क्रम में देखना है। पहला में कौन है? ए। दूसरा में कौन है? बी। तीसरा में कौन है? सी। समरूप का मतलब ही होता है जैसा इधर लिखा है वैसे ही इधर लिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी कितने का है? ए बी सी कितने का है? ये 90। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा? 90। समझ में आ गया? तो कोण एल एम एन बराबर हो जाएगा 90। चलिए पांचवा को देखो, बहुभुज। चलिए बहुभुज समरूप तो दिया हुआ है, लेकिन गलती वही करते हैं, जहां से मन लगेगा वहीं से लिख देते हैं। ऐसा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मेरा बहुभुज क्या है? डी। डी से चालू किया है ना, तो इधर डी के बराबर कौन है? समरूप है बहुभुज। इधर डी से चालू हुआ है, डी कौन से नंबर में है ये देखो। इधर डी कौन से नंबर में है? सेकेंड लास्ट में है ना? बिल्कुल सेकेंड लास्ट में है, मतलब इधर सेकेंड लास्ट चालू करो, मतलब इधर का चालू होगा ओ पी एल एम एन। यही तो क्रम को नहीं देख पाते ना, गड़बड़ी यही होती है। अब ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है उसको समझना है। देखो ये चालू किया है बी से, तो बी माने दूसरा। इधर ये मेरा एन चालू हो रहा है कहाँ से? तीसरा। तो ये कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखे बोल रहा है। तो चलिए ठीक करके लिखना है। तो आप लिखोगे, ये तो समरूप है लिखोगे। तब मेरा बहुभुज कौन सा लिखा है? बी सी डी ई ए, बी सी डी ई और क्या जी? ए। समरूप हो जाएगा बहुभुज। ये बी दूसरा नंबर से चालू हुआ है, दूसरा से चालू हुआ है ना। इधर दूसरा में कौन है? एम। एम से चालू करना है, एम एन ओ पी और एल। जैसा जिस क्रम में चालू रहेगा आपको आंसर उसी क्रम में देना है। इधर उधर करेंगे तो पूरी गड़बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो चित्र एक के त्रिभुज और दो के समांतर चतुर्भुज समरूप हैं। यहाँ पर ये चित्र एक है और ये चित्र दो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई नहीं छपा है,
ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। अब एक्स कहाँ है, वाई कहाँ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये तो पहले लिख दूं एक्स और वाई, यहाँ एक्स लिखाएगा और यहाँ वाई लिखाएगा। ठीक, अब चलिए चित्र में मैं समझाता हूं कि कौन क्या है। यहाँ पर 6 8 10 दिया है, ये 6 है, 8 है और ये 10 है, और इधर x माइनस 2 है, y रेट 3 है, और यहाँ पर है मेरा 15। तो यहाँ पर त्रिभुज भी समरूप है और चतुर्भुज भी क्या है, समरूप है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा भैया। क्लियर हो गया बात, भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब 6 का अनुपात x रेट 2 के साथ, 8 का अनुपात y रेट 3 के साथ, और 10 का अनुपात 15 के साथ बराबर दिखना चाहिए। ठीक, तो 6 के बटे में मैं लिखूंगा x रेट 2, 8 के बटे में लिखूंगा y रेट 3, और 10 के अनुपात में लिखूंगा 15। 5 दूने 10, 5 तिया 15। अब ये जो 2/3 है, इसको एक बार इसके बराबर, इसके बराबर, दोनों को लूंगा एक एक बराबर। तो 6/x रेट 2 को मैं लेता हूँ 2/3 के बराबर। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 3 तिया 9, इधर आ गया एक के साथ गुणा हो गया x रेट 2, तो x का मान आ गया 11 आ गया। ये मैं चित्र x से बता रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा, इसी को 2/3 को 8/y-3 के साथ बराबर लेना है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3 चौका 12, y-3, तो y का मान आ गया -12, इधर आके क्या हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। समझ में आ गया, तो एक्स वाई निकल गया त्रिभुज वाला। अब चतुर्भुज वाले को देखो आप, चतुर्भुज वाले में दिया है y डिग्री 8 x धन 2, ये y डिग्री दिया है। कोण दिया है, कोण यहाँ दिया है 8 और यहाँ दिया है x धन 2, मतलब y कोण में है और x भुजा में है। 12 15 70, 12 15 और ये 70 दिया है। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि समांतर चतुर्भुज है तो उसके लगातार कोई भी दो कोण को जोड़ोगे तो 180 आता है, ये 70 है, तो ये ऑटोमेटिक 110 हो जाएगा। तो यहाँ जो y का मान है, y बराबर हो जाएगा 110, y निकल गया। दूसरी बात, ये मेरा 12 है, तो आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, तो ये 12 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ जो 8 का अनुपात है, इसके साथ 12 के साथ वही अनुपात x धन 2 का मिलेगा, किसके साथ, 15 के साथ। 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x धन 2। ये जो आ रहा है हमारा चित्र 2 से आ रहा है। ठीक, और इस प्रकार x का मान हो जाएगा रेट 2 कर, इधर आ जाएगा 8, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। क्लियर हो गया बात, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, इसमें बहुत सारा चित्र दिया हुआ है और x और y का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब ये चित्र में x और y कहाँ कहाँ है, ये आपको समझ के बताना है। 4 प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक चीज करता हूं। 10 16 14 x, 10 16 14 और x, 8 y z 13, 8 y z 13। अब ये देखो दोनों समरूप है बोल रहा है। ठीक है, और
ये ले लेता हूं मैं। दूसरा में दिया है y 30 10 5, y 30 10 और ये 5। इधर दिया है मेरे को जेड 60 14, ये जेड दिया है, ठीक है। ये 7 वर्गमूल 3 है और ये 14 है और ये मेरा 90 है और ये x है। यहाँ 60 भी दिया हुआ है। ये सब दिए हुए हैं अपन को। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर निकाल लेता हूं मैं, उसके लिए अलग से चित्र बना देता हूं मैं। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए इसको चित्र को इधर ले आता हूं अलग से, ताकि दिक्कत मत हो, अलग अलग अच्छे से हमको समझ में आ जाए। चलिए यहां ले आया इसको। ओके, चलिए उसी प्रकार दूसरे वाले को चित्र को भी ले आता हूं मैं। चलिए 1 मिनट। ताकि हमको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। फिर फटाफट कर लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए इस प्रकार है हमारे पास, ये आ गया हमारा चित्र। थोड़ा इसको इधर खिसका लेता हूँ, जगह बचेगा। चलिए इसको अब जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वो आ चुका है। चलिए अब हमको मान भी दिया हुआ है, तो भैया देखो एकदम सेम टू सेम डिजाइन दिख रहा है, समरूप है। मतलब 10 का अनुपात 8 के साथ बराबर। देखो इधर मैं घूम रहा हूँ 16, तो भाई बराबर 14 का जेड के साथ समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। इधर x है तो इधर 13 है। ठीक, अब देखो यहाँ अज्ञात, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 3 जगह है। ये ज्ञात वाला है। 2 5 6 10, 2 चौका 8, मतलब ये 5/4 को पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तीनों के साथ लेना है। चलिए 5/4 बराबर 16/y। फिर यह गुणा करो, y का मान आ गया 16 चौक 64 और बटे में 5, 64 दूने 128 और ये आ जाएगा 12.8। ठीक, उसी प्रकार आप 5/4 को एक बार 14/जेड के साथ लोगे और तिरिया गुणा करो, जेड ऊपर जाएगा, 4 14 चौक 56 बटे में 5, 56 दूने होता है 112 और ये आ जाएगा 11.2। ये टेक्निक है। अब उसी 5/4 को आप लोग भाग करोगे तो वही आएगा। हमको टेक्निक पता है, इसलिए फटाक से कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर किसके साथ करना है, x/13 के साथ। ये थोड़ा उल्टा पड़ेगा, 13 पंचे 65 और बटे में कितना आ गया 4 बराबर में x। तो चलिए कितना होता है ये, 16 चौक 64.25। ये आ जाएगा x का मान। आप करके देख लेना, कितना आएगा हल करोगे। ठीक है, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। यहाँ पर x y z है। एक ध्यान से देखो, ये 60 है, ये 90 है, तो आपका z ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना यहीं पे, ये कोई आसान चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो z में 30 निकाला, माने ये 30 है, ये इस 30 के बराबर है, मतलब ये वाला कोना इस कोने के बराबर है। ये 90 दिया है, तो राइट लगा रहा हूं इधर 90 के बराबर। तो जैसा हमारा घुमाओ, जैसा हम इधर से घूमेंगे वैसे ही यहाँ पर हम घूमेंगे। ठीक है, तो देखो मैं ये क्रॉस से राइट की ओर जा रहा हूं, तो मेरे को y दिख रहा है।
तो उस त्रिभुज में क्रॉस से राइट की ओर जाओगे तो क्या दिखा आपको? 7 वर्गमूल 3 दिख रहा है बराबर। मैं राइट से एक खाली कोने में जा रहा हूं तो राइट से खाली कोना, जब राइट से खाली कोना गया तो यहाँ 5 मिला। जैसा इधर चलोगे वैसे ही इधर चलना है, मन लगेगा वैसा नहीं चल देना है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ फिर मेरे को मिला x बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो ये खाली से ये मेरा क्रॉस की ओर आ रहा हूं तो 10 पड़ रहा है रास्ते में, तो इधर खाली से क्रॉस में आया तो कितना पड़ा? 14। क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहां से ये देखो मेरा ये ज्ञात वाला है और ये दोनों अज्ञात वाला है। 2 पंचे 2 सत्ते। ठीक, चलिए तो इस y को 5/7 के बराबर लोगे, x वाले को 5/7, तो y/7 वर्गमूल 3 बराबर 5/7। 7 से 7 कट गया और y का मान आ गया 5 वर्गमूल 3। अब उसी प्रकार ये 5/x को मैं बराबर लूंगा 5/7 के साथ। 5 से 5 कैंसल और x का मान आ गया 7, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया और z तो निकल ही गया। क्लियर हो गया बात? चलिए अगला आ जाते हैं हम लोग। ये देखो ये चित्र जो हमारे प्रश्न में दिया था ना, है ना, ये प्रश्न में दिया है एक्स वाई और यहाँ जेड भी लिखना था। चलिए जेड नहीं लिखाया है, लिख देता हूं मैं। क्लियर हो गया बात? चलिए ये देखो ये तीसरा चौथा था, इसको बनाना था, इसके लिए इसको अलग कर लिया हूं मैं। चलिए इसका नाम क्या क्या है बता देता हूं मैं, क्या क्या दिया गया है इसमें। 27, 15, 21, 18। 27, 15, 21, 18 और इधर है मेरे पास जेड वाई एक्स 18, जेड वाई एक्स और 18। तो भैया ये 18 18 सेम है, तो चलिए इधर से मैं घूमूंगा, ये इसके बराबर दिया है, सॉरी गड़बड़ी यहीं पे हो जाएगी, ये इसके बराबर दिया है भैया, समझ रहे हो बात को? हाँ गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो। भैया जैसा जो दिया है उसमें वैसी घूमना है हमें, इधर उधर मन लगेगा उधर नहीं घूम जाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये डबल है, इधर ये डबल है, तो देखो सिंगल से डबल आए तो ऐसा इसमें ऐसा घूम रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा घूमना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिखता हूं 27, फिर लिखा 18, फिर आ गया मेरा 21, फिर आ गया 15। तो इधर देखो सिंगल डबल, तो इधर सिंगल ये है, तो सिंगल से डबल की ओर आ रहे हैं तो मेरे को पड़ रहा है जेड। फिर उसके बाद गए तो मेरे को क्या पड़ा? वाई। जैसा घूमना है, जो जैसा दिया है उसके हिसाब से चलना है भैया। पता चला इधर घूम दिए तो उधर भी ऐसा घूम दिए, गड़बड़ी है ये। 21 के बटे में आपको क्या पड़ेगा? जेड पड़ेगा। और है ना, गड़बड़ा गया ना, देखो 18 18 सब ऐसी लिख देते, फिर एक्स का मान 21, फलाना का मान फलाना करके, वो गड़बड़ा जाता। 15 के बटे में कौन पड़ रहा है भैया? 18 पड़ रहा है, देखो ये आपको चपत लगाया जा रहा था पीछे। चलो यहाँ दिए दिया गया है 3 5 15, 3 6 18। अब इसी के हिसाब से चलना है आपको। यहाँ पर देख लो 27 बटा जेड बराबर आएगा 5 बटा कितना? 6। ये जेड ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 27 गुणित 6। 27 गुणित 6 करोगे कितना आएगा भैया? 7 छक्का 42 का 2 हासिल आया 4, और 6 2 12 और 4 16 बटे में 5 बराबर जेड। और जब इसको करोगे तो 16 2 32, 4, और ये आ जाएगा आपका 32.4।
जेड का मान आ जाएगा, देख लो, आप करके देख लेना, आएगा ही। चलो दूसरा हमारा, ये दूसरा का नंबर लगाओ। 18/जेड बराबर 5/8, सॉरी 5/6। 18 छक्का 108 बटे में 5 आएगा नीचे, और इधर मेरा जेड नहीं है, ये वाई है, इधर वाई आएगा। और वाई का मान जो है वो बता देता हूं, 216, अर्थात 21.6 आएगा। आप करके देख लेना, बटा करके तो नहीं आएगा। अब उसी प्रकार तीसरा वाला को देखो, ठीक है, ये एक्स होना चाहिए ना, या ऐसा घूम रहा है जेड वाई एक्स, फिर 18 आ रहा है, ये आ गया मेरा 21/x बराबर 5/6। 21 छक्का 126 बटे में 5 बराबर x, और x का मान आएगा 126 दूने 252। ये आंसर आएगा मेरा 25.2, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना, भाग करके वो आएगा। चलिए इसको देखो जरा, इसमें क्या क्या परेशानी है भैया। यहाँ तो खतरनाक टाइप से दिया है XYZ। चलो, ये छोटा वाले को दिया है x, ये छोटा वाला को दिया है y, इस छोटे वाले को दिया है z, ठीक है। 15, 16, 12, 10। चलो ये दोनों 90-90 दिया है ये, ठीक है। चलिए 90-90 दे दिया है, ये दिया है 15, 16, 12, 10। ये पूरा लंबाई है वो आपको 15 दिया है, ये पूरा लंबाई 16 दिया है, और इधर आपको दिया है 12, और ये ऊपर वाले को दिया है 10। ठीक, मतलब यहां पर इसको नया डिजाइन में अगर लिखूंगा 10, 12, 16 और ये 15। इधर दिया है मेरे को ये x, ये y, ये z, ये 90, ये 90, और इधर दिया है 6। ठीक, तो देखो 90, ये दोनों कोण बराबर है, मतलब ये इस कोण के बराबर है, मतलब यहां से ऐसा जाना है और इधर से ऐसा जाना है, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं। तो देखो x के बाद आ रहे हैं y के बाद आ रहे हैं z, और z के बाद आ रहे हैं हम 6। तो इधर उसी कोण से चालू हो रहा है मेरा 16, तो 16 के बाद आना है मेरे को 12 के बाद कहाँ आना है 10, और 10 के बाद कहाँ आना है 15। चलिए 3 दूने 6, 3 5 6 15, तो एक बार बराबर ले लो। ठीक, चलिए 1/16 बराबर आएगा 2/5 के। तो यहाँ पर x का मान आ गया 16 दूने 32/5, ये आ जाएगा 6.4। x का मान निकल गया। बिल्कुल गड़बड़वा दिया क्या, गड़बड़वा रहे हम, यहाँ x यहाँ चालू किए थे, तो उसके हिसाब से 15 चालू होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्रम को हम लोग को बदलना नहीं है, मैं 16 से चालू किया हूं, मेरे को चालू करना था 15 से, कोई बात नहीं, अभी ध्यान आ गया है, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर x है, वहीं पर 15 है, तो 15 से चालू होगा ये, 15 के बाद इधर 16 आएगा, 16 के बाद 12 आएगा, और ये 10 आएगा। ठीक, चलिए 6 कम 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 5 6 10, वही तो लिखा था क्या जी। चलो कोई बात नहीं, तो x के बटे में 15 बराबर 3/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x का मान आ जाएगा 3 तिया 9। क्लियर हो गया बात। वैसे ही दूसरे वाले को भी एक बार लेना है, तो y बटे आप 16 लोगे, बराबर में आएगा 3/5, ये तिरिया गुणा होगा, y बचेगा 16 तिया 48 बटे में कितना 5। तो जब भी बटे 5 करना है तो ऊपर वाले को डबल करो और दशमलव लगा दो, कितना आंसर आ गया 9.6 y का मान।
जेड का मान वैसे निकालो, जेड बटे 12 बराबर 3/5। जेड का मान आ गया 12 तिया 36 बटे में 5, 36 का डबल 72, दशमलव लगा दो 7.2। इसका मान आ गया जेड का मान। तो इस तरह से एक्स वाई जेड सब निकल चुके हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये हमारा अंतिम है, एक और है लेकिन उसको करना नहीं है क्योंकि स्वयं से करो बोला है। चलिए इसको देखो, एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4, 6, 6, 8 है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले के समरूप है, दोनों समरूप है, भुजा की माप बोल रहा है 6, ये 4 है, फिर 6, फिर 6, फिर 8। तो इधर समरूप है, जो यहाँ 4 है यहाँ 6 है, फिर ये 9 है, फिर 9 है, और ये 12 है बोल रहा है। इसका स्केल गुणांक क्या है? दूसरे का पहले से, दूसरे का पहले से स्केल गुणांक, दूसरे वाले का पहले से, तो दूसरे वाले को भाग दीजिए। ठीक है, तो दूसरे वाले को जब आप भाग देंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चलो इसको बदलता हूं मैं। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक, चलिए पहले का दूसरे का पहले से बोला है, समझ में आ गया बात? तो इसका मतलब दूसरे की तुलना आपको पहले से क्या करनी है? करनी है। ये बात कंफर्म हो गया? चलिए तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। दूसरा का पहले से कर लीजिए। पहला है सॉल्यूशन। स्केल गुणांक का मतलब होता है उनके भुजाओं का अनुपात निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर, जहां पर मेरा 4 है वहीं पर वो 6 है, तो आप क्या करो, 6 को 4 से भाग करो, 9 को 6 से भाग करो, इस 9 को 6 से भाग करो, या 12 को 8 से भाग करो, सब में वही आएगा। और ये आ जाएगा 3/2, जो कि आ गया 1.5। दूसरा में बोला है दोनों चतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले का क्या हो जाएगा? 4 धन 6 धन 6 धन 8, 10 8 18 और 6 24। दूसरे का क्या हो जाएगा? 6 धन 9 धन 9 धन 12, ठीक, तो 24 का 1.5 गुना मतलब 36 आएगा। इनके परिमापों का अनुपात क्या है? दूसरे का पहले से, वही करना है परिमाप। एक का परिमाप 36 और दूसरे का 24, 12 तिया 36, 12 दूने 24, 3/2 अर्थात 1.5। तो भैया जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है। यही दर्शाने के लिए इस प्रश्न को बताया है। जो हमने नियम सीखा ना, नियम सीखा कि नहीं सीखा, उसी नियम के लिए देखो, ये जो भुजा का अनुपात परिमाप का अनुपात है वही भुजा का अनुपात है, यही सिखाने के लिए इस प्रश्न को दिया इसने। क्लियर हो गया? अब देखो ये 5वां प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या दिया है? यदि तो बहुभुज सर्वांग सम है तो वे समरूप होंगे ही। यस, बिल्कुल हाँ। कारण है, देखो जैसे अगर मैं बना लेता हूं कोई त्रिभुज, तो सर्वांग सम बोलने का मतलब है दोनों सेम टू सेम बराबर मात्रा में, फोटोकॉपी, ये सर्वांग सम है। तो भैया जो सर्वांग सम है वो तो निश्चित सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं? बड़ा छोटा करोगे तो भी, तो ये सर्वांग सम है, वो समरूप भी होगा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है?
यदि दो बहुभुज समरूप हैं तो जरूरी नहीं है कि वे सर्वांग सम हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक, जैसे देखो, एक को छोटा ले लो और उसी को एक मैं कॉपी करके एक और बड़ा कर देता हूं। देखो दोनों तो डिजाइन में सेम दिख रहे हैं, मतलब समरूप है, लेकिन इसको इसके ऊपर रखूंगा तो बड़ा छोटा दिखेगा ना, तो जो बड़ा छोटा दिखेगा मतलब वो सर्वांग सम नहीं है। ओके, समझ में आ गया। ऐसे ही तीन और कथन सोच के लिखो, तो ये आपके करने की चीज है, तो आप करेंगे इसे। और इस तरह से आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझ लिया और पूरा का पूरा बना लिया है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो विद्यार्थी हमारा इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देखेंगे, पूरे प्रश्नावली के वीडियो को देखेंगे, अन्य अध्यायों के वीडियो को भी मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको आगे वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।